अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। अब वो फूड जो हमारा ब्रेक डाउन होगा उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन भी शामिल हो सकता है और बगैर ऑक्सीजन के भी फूड ब्रेक डाउन होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास फूड मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी हासिल होती है, ऐसे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। फूड मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी वाले मालिक्यूल्स हासिल होंगे, सिंपली यही बात है। अब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर वो टूट रहा है। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उसे एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है कि तमाम सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब प्लांट मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस करता है तो वो अपने अंदर फूड को बना रहा है। अब फूड बनाने की मेन वजह क्या है कि प्लांट क्यों इतनी मेहनत कर रहा है फूड को बनाने के लिए? क्योंकि जब उसके बाद फूड बनेगा फिर उसी को ब्रेक डाउन करके वो अपने लिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। तो एनर्जी का हासिल करने वाला जो प्रोसेस होगा वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। नॉर्मली हमने जैसे कि कहा कि जो ऑक्सीडाइजेशन होगी, फूड हमारे पास जो होगा उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हम कहते हैं कि हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को शामिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर आ रही? असल में हमारी बॉडी इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के अंदर बना रही होती है। तो हमारे पास ग्लूकोज जो है, शुगर जो है, वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। वाटर भी प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी में ही रिटेन रहेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारे लिए टॉक्सिक होती है तो हम इसे अपनी बॉडी में से रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है कि किस तरह से हमारे पास जो है मालिक्यूल्स बैलेंस रहेंगे इक्वेशन के अंदर। तो अगर हमारे पास ग्लूकोज मौजूद है तो उसके साथ 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल रिएक्शन करने वाले हैं। 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल रिएक्शन करने वाले तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर के मालिक्यूल, और इस तरह से एटीपी बनने वाले 36 एटीपी बनने वाले हैं। वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये मामला होने वाला है। यही बात लिखी हुई है कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 6 वाटर के मालिक्यूल्स बना रहा होगा। मेन प्रोडक्ट जो इसमें बनेगा वो हमारे पास एटीपी के मालिक्यूल्स होंगे, जो कि फिर एटीपी कन्वर्ट होगा वापसी एडीपी के अंदर। तो एनर्जी जो है वो हमें दे रहा होगा। एडीपी और एक फास्फेट जो है अलग हो चुका होगा जब। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अक्सर लोग समझते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक चीज़ है। ब्रीदिंग का सिंपली मतलब होता है सांस लेना। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं और सांस बाहर निकाल रहे होते हैं वो ब्रीदिंग हो जाती है। रेस्पिरेशन उसके बाद का प्रोसेस है कि हमारी बॉडी ने जब सांस ली है, जब ऑक्सीजन को हासिल किया है, फिर ऑक्सीजन का हमारे सेल्स जो काम करेंगे वो रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। मिसाल हमारे सेल्स में जब ऑक्सीजन हम लोग हासिल करते हैं वो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रही है। तो एनर्जी हासिल करने वाला प्रोसेस, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने वाला प्रोसेस, वो हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, फिर ब्रीदिंग हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। तो इस तरह से ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। ब्रीदिंग अगर ना हो तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होगा और इसके दौरान एनर्जी हमें हासिल होगी। ब्रीदिंग के दौरान हमारे पास मूवमेंट होगी एयर की, एयर अंदर आई और एयर बाहर गई। इस तरह से हमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दाखिला और उनका निकलना हमें देखने को मिलेगा। हम लोग ब्रीदिंग के लिए एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, वेंटिलेशन। उसके अलावा ब्रीदिंग की वजह से हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो पाती है, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल पाती है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है तो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए। अगर ब्रीदिंग ना हो तो रेस्पिरेशन नहीं होगी और एनर्जी की प्रोडक्शन जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर वही बात कि रेस्पिरेशन की हमारे पास 2 किस्में मौजूद होती हैं। एक को एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, दूसरे को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो है फर्मेंटेशन। तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं तो वो फर्मेंटेशन से बनते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो योगर्ट बना रहे होते हैं, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से चीज़ भी बनाई जाती है, ब्रेड भी बनाई जाती है, अल्कोहल भी जो है वो बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है। तो ये सारा बैक्टीरिया कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन के नतीजे के अंदर। अब यहाँ पर पहले ही एनारोबिक रेस्पिरेशन का जिक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुरू का अर्थ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। तो तब जो जानदार डेवलप हुए थे, जो बैक्टीरिया थे, शुरुआती जानदार, बिल्कुल बुनियादी जानदार, उन्होंने रेस्पिरेशन का ये बुनियादी तरीका एनारोबिक रेस्पिरेशन को इस्तेमाल किया था। तो उस दौरान वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है वो खाने को ब्रेक डाउन करते थे और उस एनर्जी का वो इस्तेमाल करते थे। तो इसी को एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन कहा गया है।
अगर कुछ कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है तो दूसरे ज़्यादा जैसे हम लोग हैं, हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। जब हम लोग कोई काम ज़्यादा करते हैं तब हमें जो है एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी ज़्यादा के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। हालांकि उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती, हम लोग भाग रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर तब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। तो आमतौर पर तो ये जो है बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है, फंगाई के अंदर हो रहा होता है, या हमारी बॉडी के अंदर कुछ रहने वाले पैरासाइट्स के अंदर होगा। लेकिन कभी कभार एनिमल्स के अंदर, जैसे इंसान है, उनके अंदर भी ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो इसके अंदर ग्लूकोज मुकम्मल नहीं टूटता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनते इस तरह से, पर ग्लूकोज जो है दूसरे मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिन्हें हम लैक्टिक एसिड या फिर दूसरा हम कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल बन रहा होता है। और एनर्जी जो है वो भी बहुत कम मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में 5% या 10% एनर्जी जो है वो हासिल हो रही होती है। इसके फ़ायदे की बात हो रही कि ये जानदारों को उस इन्वायरमेंट में बचा रहा है कि जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया इस तरह से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाले माहौल में भी सर्वाइव कर पाते हैं। और यही बात कि ये तरीका तब इवॉल्व हुआ था जब ज़मीन पर अर्थ मौजूद नहीं थी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी 2 किस्में आ जाती हैं हमारे पास। एक को जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है और दूसरे को एसिडिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये दरअसल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ और अल्कोहलिक सब्सटेंस इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ तो ये हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। और अगर ग्लूकोज टूटा और एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ तो ये हमारे पास एसिडिक फर्मेंटेशन होगी। अब यहाँ पर बैक्टीरिया फंगाई की आवाज़ से जिक्र किया जा रहा है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एरोबिकली भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो कुछ बैक्टीरिया ने अपने आप को एरोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर लिया। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले भी बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद हैं, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे। अब उसके दौरान वो मिसाल के तौर पर सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करेंगे वो इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ब्रेड की फॉर्मेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है और उस वजह से फिर बबल्स वहाँ पर बन रहे होते हैं। इक्वेशन दिखाई जा रही, ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मॉलिक्यूल हासिल हो रहे हैं और कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो हासिल हो रहा है। एसिडिक फर्मेंटेशन की आवाज़ से एग्जांपल जो है वो इंसानों की आवाज़ से बयान की जा रही कि इंसानों के अंदर या दूसरे जानवरों के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन उनके लिए काफ़ी नहीं होती एनर्जी के हिसाब से, तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं और उसके दौरान ग्लूकोज जिस सब्सटेंस में टूटता है वो होता है लैक्टिक एसिड। अब मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, उसमें से लैक्टिक एसिड बना और कुछ अमाउंट एनर्जी का भी हासिल हुआ, तो इस तरह से ये लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के, और एनर्जी हमारे पास हासिल होगी। अब यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है कि इसके अंदर लिमिटेड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में, और वजह यही है कि ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ। एक एग्जांपल यहाँ पर बयान की जा रही है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक एथलीट है, एक स्पोर्ट्समैन है, उससे लाजिम बात है अगर मिसाल के तौर पर भागना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो उसे भागने में मदद करे, उसकी शुरुआती टाइम जो है उसमें उसे हेल्प करे। लेकिन ये फिर ये होगा कि ये दर्द भी काज कर सकती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी बनाती है तो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो रहा होता है, या फिर जो है हमारे ब्लड में ये मौजूद होता है। अगर हमारे मसल्स में ये स्टोर होगा तो मसल्स में ये वहाँ पर थकान काज कर सकता है, इसे हम मसल फटीग कह रहे होते हैं। फिर हमारी बॉडी थक जाएगी, हम लोग रुक जाएंगे, फिर हम ऑक्सीजन को ज़्यादा हासिल करेंगे। वो हमारी बॉडी में जो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा उसका फ़ायदा ये होगा कि लैक्टिक एसिड जो है दोबारा से हमारी बॉडी में जो है उसे ब्रेक डाउन कर देगी, या फिर ऑक्सीजन के आने से लैक्टिक एसिड वापस ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो लैक्टिक एसिड हम रखना नहीं चाहते, हम लैक्टिक एसिड को फिर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। हमें मेन चीज़ जो चाहिए थी वो एनर्जी थी। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारे मसल्स को थकाएगा, मसल फटीग काज करेगा। अब यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस की आवाज़ से बात बयान की जा रही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रही होती है और ऑर्गेनिजम्स को बगैर ऑक्सीजन के सर्वाइव करा रही है, और कुछ टाइम के लिए जब उनके पास इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है तभी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से उन्हें एनर्जी हासिल हो रही है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनते हैं, जैसे कि विनेगर्स हो गए या हमारे पास कुछ एसिड्स हो गए, वो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एसिडिक फर्मेंटेशन के ज़रिए से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से इथाइल अल्कोहल भी बन रहा है हमारे पास। तो कमर्शियली जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बियर हो गया, वाइन हो गया, या कुछ और बेवरेजेस हो गए, कुछ और नशे आवा जो चीज़ें हो गई अल्कोहलिक चीज़ें, उनके अंदर भी ये जो है फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इस्तेमाल हो रही है।
काफ़ी सारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बन रहे हैं, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे के अंदर केक्स और ब्रेड्स वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं, या जो है पिज़्ज़ा वगैरह जो है ये सारी चीज़ें एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्टार्च है यानी ग्लूकोज के बड़े मालिक्यूल्स है उन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट किया जाता है और इनसे कुछ और शुगर्स के मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से फिर ब्रेड और पिज़्ज़ा के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगा, जिस वजह से इसका सॉफ्ट शेप या जो है फल्फी शेप हमें ब्रेड का देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनर्जी हमें हासिल हो रहती है। तो अगर हम बात करें ये ज़्यादातर जानदारों के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है और ऑक्सीजन लाजमी बात है इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो फूड मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन करेगी फूड मॉलिक्यूल को, तो एनर्जी जो हमारे पास बनेगी वो 2827 किलो जॉल पर मोल एनर्जी बनेगी और एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो हमारे पास 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे होंगे। यही बात इक्वेशन में समझाई हुई। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा 6 ऑक्सीजन के साथ में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और 36 एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से ये हमारे पास प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 स्टेप्स लिखे हुए, लेकिन अगर हम 4 स्टेप्स समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के बुक को भी देखेंगे तो यहाँ पर अगर जो मिस्टेक्स है वो हमारे लिए पॉइंट आउट करना आसान हो जाएंगी। पहला स्टेप तो दुरुस्त यहाँ पर बयान किया जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है उसका ब्रेकडाउन होना। तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल होता है तो उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाता है और उस मॉलिक्यूल को हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट कह रहे होते हैं। ये पायरुविक एसिड दरअसल 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, मतलब कि एक ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। जब ये ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो उस दौरान में ये जो है 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के जो है बना रहा होगा। अब ये वाला प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस वजह से। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा फिर वो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे अंदर, क्योंकि ये पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाएगा। फिर वहाँ पर ये जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो उसके दौरान जो है हमारे पास 2 एटीपी जो है वो हासिल हो रहे होते हैं। तो ये जो है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होने वाला स्टेप होता है पहला, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज को दिखाया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो टूट गया एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम है पायरुविक एसिड। इसके दौरान 2 एटीपी हमारे पास जो है वो रिलीज़ हुए हैं। फिर अगर ये पायरुविक एसिड सेल में ही रहा, ये जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया अगर, तो फिर ये फर्मेंटेशन में जा सकता है। वहाँ पर ये लैक्टिक एसिड या इथेनॉल जो है इथाइल अल्कोहल बना सकता है। लेकिन अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है फिर वहाँ पर वो अलग चीज़ें बनाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इन्होंने गलत लिखी हुई वो ये है कि पायरुविक एसिड डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं होता। पायरुविक एसिड एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में पहले ये कन्वर्ट होगा, फिर ये हमारे सिट्रिक साइकिल का जो है हिस्सा बनता है। तो इन्होंने यहाँ पर बीच में ही जो है क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले वाले स्टेप को यहाँ पर इन्होंने डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पायरुवेट जो है वो क्रेब साइकिल में डायरेक्टली नहीं जाता, बल्कि जो पायरुवेट होगा पहले वो टूट जाता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर और दूसरा जो है एसिटाइल के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग हो चुका है, एक कार्बन अलग हो चुका है, अब एसिटाइल का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एक कोएंजाइम के साथ में जुड़ेगा और उस दौरान जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर बदल जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ हमारे पास है NAD के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिड्यूस होकर के NADH2 जो है वो बन चुके होंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे थे और 2 हमारे पास NADH2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। ये हमारे पास पायरुवेट दिखा हुआ जो कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से प्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके अलग चला जाएगा। फिर ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक और अलग हो चुका होगा और NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो चुका होगा।
साथ में एक कोएंजाइम जुड़ करके ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास मौजूद था, हमारे पास एसिटाइल ग्रुप, इसके साथ जब एक दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा, कोएंजाइम जुड़ा, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट होता है जिस मॉलिक्यूल के अंदर, वो होता है हमारे पास सिट्रेट, या जिसको सिट्रिक एसिड कहा जा रहा है। क्योंकि इसके द्वारा पहला प्रोड्यूस होने वाला कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल जो है कहा जाता है। और इसको बताने वाले क्रेब थे, तो इस वजह से इनका नाम क्रेब साइकिल भी दूसरा रखा हुआ है। इसका एक और नाम भी हमारे पास मौजूद है, वो है हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। तो ये 3 जो है सिट्रिक एसिड में मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसे कहा जाता है। फिर ये हमारे पास साइकिल चलता रहेगा। सिट्रेट पहले बना, फिर इस तरह से आइसोसिट्रेट बना, तो इस तरह से मुख्तलिफ कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। लास्ट में जो बनेगा हमारे पास वो होगा ऑक्सीलो एसीटेट। ये ऑक्सीलो एसीटेट जो हमारे पास लास्ट के अंदर बनेगा, इसके साथ में ही एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ करके सिट्रेट को बना रहा होता है। उसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बाहर की तरफ रिलीज़ हो रही होती है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो NADH के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और FADH2 के जो है वो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब ये जो NADH बन रहा है हमारे पास, या FAD जो है वो रिड्यूस होकर के FADH2 बन रहा है, इनको दोबारा से ऑक्सीडाइज़ किया जाएगा। ये दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और इनका जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखने को मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, उस दौरान एनर्जी भी जो है वो लॉस होगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर ATP को बनाया जाएगा। यहाँ पर वही बात बयान की जा रही है कि पायरुविक एसिड जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, फिर हमें जो है पायरुविक एसिड मुख्तलिफ चीज़ों में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके दौरान हमारे पास बन रही होती है। तो क्रेब साइकिल के दौरान कुछ ATP बन रही होती और NAD और FAD के मॉलिक्यूल्स जो है वो NADH2 और FADH2 में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भी 2 हिस्से होते हैं, एक उसका इस तरह से अंदर का हिस्सा मौजूद होता है मेम्ब्रेन के अंदर का, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल वहाँ पर हो रहा है। फिर इसके अलावा हमारे पास एक और जो है प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन ये वाली, तो क्रिस्टी के अंदर ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसमें NADH2 के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने वाले मॉलिक्यूल्स थे, जो रिड्यूस हुए थे, अभी दोबारा से ऑक्सीडाइज होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो उस दौरान जो है ATP को और इस तरह से वाटर वगैरह को बना रहे होंगे। तो ये क्रिस्टल के अंदर प्रोसेस हो रहा है। तो कहने का मकसद कि हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है ATP, जो कि इस सारे प्रोसेस में चलते हुए हमें आखिरकार हासिल हो रही है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है फोल्डेड मेम्ब्रेन मौजूद है और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा होगा, फोल्डेड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, वो होगा सिट्रिक एसिड साइकिल। और इस मेम्ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर भी देख रहे हैं काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो मौजूद हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इस तरह से BC1 कॉम्प्लेक्स, तो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ATP सिंथेस भी मौजूद है जो ATP की फॉर्मेशन करा रहा होगा। तो इस तरह से ये उसकी मेम्ब्रेन में होने वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी हमारे पास बनती है, उस एनर्जी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनेगी उसे हम रेस्पिरेटरी एनर्जी कह रहे होंगे। उसका इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। हमारी बॉडी जब मॉलिक्यूल्स को बनाती है तो लाजमी उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है बड़े मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मोनोमर्स हमारे पास होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स, वो आपस में जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाते हैं। तो उस प्रोसेस में एनर्जी हमें चाहिए होगी। जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है और उसके दौरान वो DNA की रेप्लिकेशन करता है, एंजाइम्स बनाता है, अपने प्रोटीन बनाता है, तो उसके लिए भी उसे एनर्जी चाहिए होगी। और क्रोमोसोम जब मूवमेंट करते हैं, वो क्रोमोसोम आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे दूसरी तरफ, तो उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा और सिर्फ ग्रोथ हो रही है, तो सेल की ग्रोथ में भी, इनलार्जमेंट के अंदर भी जो है वो मॉलिक्यूल्स का बनना ज़रूरी होता है और उसके लिए भी लाजिम बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, मतलब कम से ज़्यादा में मूव करते हैं। जब वो कम से ज़्यादा में मूव करेंगे तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयंस की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मसल कंट्रक्शन होगी, मसल्स की मूवमेंट होगी हमारे पास, तो उसके दौरान भी केमिकल एनर्जी ATP इस्तेमाल होती है, जो कि फिर मॉलिक्यूल्स को मूव कराती है। इस तरह से फिर मसल्स मूव कर रहे होते हैं।
हमारे पास जब नर्व इम्पल्स मूव कर रहा होता है, हमारे पास जब एक पूरा मैसेज न्यूरॉन के ज़रिए से मूव कर रहा होता है, तो उसके दौरान भी एक नर्व फाइबर, एक न्यूरॉन के धागे में से जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके ज़रिए से जो है हमारा नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच रहा होता है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में मिसाल टेम्परेचर कम हो चुका है, ठंडा हो चुका है, हमारे मसल्स जो है उस दौरान जो है वो ज़्यादा हीट को जनरेट करते हैं। ज़्यादा हीट को जनरेट करने के लिए ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। तो इस तरह से भी हमारी बॉडी जो है हीट को जनरेट करती है, एनर्जी को जनरेट कर रही होती है और टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो है फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को एटीपी के मॉलिक्यूल्स के बनाने में यूज़ कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की मौजूदगी में होगा, क्लोरोफिल वाले जानदारों में होगा। रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में होगा, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तब होगा जब लाइट मौजूद होगी, लाइट को इस्तेमाल करेगा, जबकि रेस्पिरेशन में लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा फोटोसिंथेसिस कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन करने वाली चीज़ें वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन करने वाली चीज़ें वो है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ बन रही है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जबकि रेस्पिरेशन में जो चीज़ बन रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। इस तरह से ये हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, उनका डिफरेंस हो गया। तो डी स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।